जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अशोक के स्तंभ लेख के विषय में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अशोक के अभिलेख और उसमें 3 भाग थे। पहला था शिलालेख, जिसकी संख्या 14 थी और वह 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया था, जिसमें खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक सभी लिपियों का प्रयोग किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ लेख। चलिए शुरू करते हैं। स्तंभ लेख, इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वृहद स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख, और दूसरा है लघु स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। इसकी संख्या 7 है और प्राप्ति स्थल इसे 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये 7 वृहद स्तंभ लेख जो होता है, 7 ये स्तंभ नहीं हैं, ये 7 लेख हैं जो किसी एक बड़े स्तंभ में लिखे गए हैं। यानी कि ये लेखों की संख्या 7 होती है और यह 7 जो लेख लिखा हुआ इस तरह का पिलर हमको 6 जगह से मिला है। कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि ये 7 है तो फिर 6 स्थानों पर प्राप्त हुआ, तो 6 स्थानों से 6 प्राप्त हुआ, 1 कहाँ चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल इस चीज़ को समझिए कि वृहद स्तंभ लेख मतलब बड़ा ये स्तंभ है और लघु स्तंभ लेख, लघु मतलब छोटा स्तंभ है। तो बड़े स्तंभ में 7 चीज़ें लिखी हुई है, 7 बातें लिखी हुई है, इसलिए इसको बड़ा बोला गया। और इस तरह का जो लेख मिला है जिसमें कि 7 बातें लिखी हुई, ये 6 स्थानों से प्राप्त किया गया है। जिस प्रकार पहले हम लोग पीछे शिलालेख में पढ़े थे, वहाँ भी वही बात था कि 14 शिलालेख जो पढ़े थे, मतलब 14 बातें थी, प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह की 14 बातें थी। और इस तरह एक शिला में लिखा हुआ था और इस तरह का शिला 8 जगहों से प्राप्त किया गया था। उसी प्रकार यहाँ पे ये 7 बातें लिखी हुई, यानी 7 लेख लिखे हुए जो स्तंभ हैं वह 6 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। और इसमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी। और इसमें वृहद स्तंभ लेख में राजा की आज्ञाओं का वर्णन है, यानी राजाज्ञाएं इसमें हैं। और राजाज्ञाएं, और इसमें घोषणाओं का वर्णन है, राजा की घोषणाएं। आज्ञाएं और घोषणाएं क्या होती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा इसलिए हम लोग समझते हैं राजा की आज्ञाएं मतलब ये आज्ञा राजा के द्वारा दिया गया, ये सबको मानना है। और ये घोषणाएं जो होती है, राजा घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सारा चीज़ मतलब वो घोषणाएं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस होता है। तो ये राजाज्ञाएं और ये राजा की घोषणाएं हमको मिलती है। तो वृहद स्तंभ लेखों की संख्या जो 7 थी, 6 स्थानों से प्राप्त किया गया है। उसमें सबसे पहला स्थल जो आता है वो है प्रयाग। प्रयाग स्तंभ लेख, इसे कौशाम्बी स्तंभ भी बोला जाता है। कौशाम्बी
स्तंभ लेख भी बोला जाता है। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये क्या है। कौशाम्बी नामक स्थान पर यह पहले था। यह स्तंभ जो था कौशाम्बी नामक स्थान पर था और कौशाम्बी से इसे इलाहाबाद के किले में लाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यानी यह था पहले कौशाम्बी नामक स्थान में था और इसे लाया गया इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद के किले में किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा लाया गया था। और इस स्तंभ लेख के विषय में और भी कुछ जानकारी है जो कि हम लोगों को जानना है। इसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह जो प्रयाग स्तंभ लेख है यानी कौशाम्बी स्तंभ लेख, जिसे कि कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में अकबर के द्वारा लाया गया, इसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें जहांगीर के भी अभिलेख मिलते हैं और बीरबल के भी कुछ अभिलेख मिलते हैं। जहांगीर तथा बीरबल के अभिलेख मिलते हैं। बौद्ध संघ के नियमों तथा नहीं मानने वाले के लिए दंड का प्रावधान। बौद्ध संघ के नियम तथा नहीं मानने वाले के लिए दंड का भी प्रावधान इसमें था। और एक चीज़ इसमें मिलता है, यह इसका जो शीर्ष है प्रयाग स्तंभ लेख यानी प्रयाग स्तंभ जो है, इसका जो शीर्ष है इसमें सिंह की आकृति बनी हुई है, यानी सिंह शीर्ष। सिंह शीर्ष। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा नाम से यह स्पष्ट है, दिल्ली टोपरा। ये पहले टोपरा में था जो हरियाणा में पड़ता है और इसको बाद में दिल्ली लाया गया, यानी टोपरा हरियाणा से दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा ये लाया गया? फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। और इसकी मुख्य बातें हैं, इसमें 7 लेख उत्कीर्ण है। जो हम लोग चर्चा किए पहले कि ये 7 क्या है, तो 7 लेख है। तो यही एकमात्र दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, इसमें 7 लेख मिलते हैं, अन्य में 6 मिलते हैं और शेष जितना भी है उसमें सिर्फ 6 मिलते हैं। अन्य में 6 मिलते हैं। सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख, जितना भी अशोक का अभिलेख था उसमें सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख ये था। सबसे पहले पढ़ा जाने वाला ये अभिलेख था। और सबसे पहले पढ़ा जाने वाला जब था तो वह व्यक्ति कौन था जिसने इसे सबसे पहले पढ़ा था और कब पढ़ा था? तो ये
पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जेम्स प्रिंसेप। और इसने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। और एक चीज़, ये दिल्ली टोपरा ये शीर्ष विहीन है, यानी कि इसमें शीर्ष उपलब्ध नहीं है, शीर्ष विहीन है। और इस दिल्ली टोपरा को बहुत सारे उपनाम से भी जाना गया है, जैसे बड़ी लाट या सुनहरी लाट या भीमसेन की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक की लाट, इस तरह से विभिन्न उपनामों से इसे जाना गया। एक चीज़ और हम लोग देखेंगे आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, जब दिल्ली मेरठ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसे छोटी लाट बोला गया। तो बस एक चीज़ दिमाग में रखना है, छोटी लाट दिल्ली मेरठ, बाद बाकी जो भी लाट हो दिल्ली टोपरा अभिलेख को बोला गया है। और इसे सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख, जितना भी स्तंभ लेख है उसमें सबसे प्रसिद्ध यही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिल्ली मेरठ। इसे मेरठ से दिल्ली लाया गया। मेरठ, पहले ये कहाँ था? ये मेरठ में था, यानी यूपी में, और इसे लाया गया दिल्ली। किसके द्वारा लाया गया? वही फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली लाया। और यह शीर्षविहीन है, ये भी शीर्षविहीन है। जिस प्रकार दिल्ली टोपरा हम लोग देखे थे शीर्षविहीन, ये भी शीर्षविहीन है। इसका जो उपनाम है छोटी लाट, और जितना भी लाट हमको मिले सब दिल्ली टोपरा, एकमात्र छोटी लाट दिल्ली मेरठ, ये इसका उपनाम है। और इसके विषय में ये सबसे पहले खोजा गया। जैसे दिल्ली टोपरा हम लोग देखे थे, सबसे पहले पढ़ा गया था वो, और सबसे पहले खोजा गया अभिलेख। कब इसकी खोज हुई थी? 1750 ईस्वी में। किसने खोजा था? उसका नाम में कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं पे हमको टी फैंथेलर मिलता है, कहीं कहीं पे पी फैंथेलर मिलता है। तो आपको याद रखना है फैंथेलर, बाद बाकी जो हो आपको लिख देना है। टी फैंथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था, सबसे पहले इसी को खोजा था। और यह शीर्षविहीन है, छोटी लाट के नाम से ये जाना जाता है, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर, लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज यह है चंपारण में, बिहार के चंपारण जिला में ये अवस्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। खोजकर्ता इसके थे कनिंघम। और इस पर शीर्ष गरुड़ का है, ये गरुड़ शीर्ष है। जैसे कहीं पे मिले सिंह शीर्ष मिला हमको, कहीं पे शीर्ष विहीन मिला, यानी कुछ नहीं शीर्ष पर था, तो यहाँ पे गरुड़ है, गरुड़ शीर्ष है ये इसका। और
बस इसमें इतना ही। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लौरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ यह भी चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार। और इसके भी खोजकर्ता वही थे, कनिंघम। और यहाँ पे सिंह शीर्ष मिलता है हमको। इसका शीर्ष जो है सिंह का है, सिंह शीर्ष है ये। और एक चीज़ यहाँ पे हमको मिलता है, इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र मिलता है। मोर का चित्र है। बस इसके विषय में बस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठा अंतिम, यह है रामपुरवा। रामपुरवा यह भी चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में है। रामपुरवा के खोजकर्ता कार्लायल। कार्लायल। और इसकी खोज हुई थी 1872 ईस्वी में। और इसके विषय में जो जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 2 स्तंभ हैं। एक है लेख विहीन और दूसरा है लेख युक्त। तो लेख विहीन जो है उसमें वृषभ की आकृति मिलती है, यानी बैल, वृषभ शीर्ष है इसका। और जो लेख युक्त है उसमें सिंह शीर्ष है। बस रामपुरवा के विषय में हमको इतना ही जानकारी मिलता है, जो एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ है। शिलालेखों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इसे जान लेना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, वर्तमान में सिंह शीर्ष की आकृति राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखी गई है। दिल्ली में रखी गई है। दूसरा है, सम्राट अशोक ने घोषणा की सभी प्रजा मेरे संतान हैं। यह कहाँ से घोषणा की है? अशोक की घोषणा सभी प्रजा मेरे संतान हैं, तथा दूसरी घोषणा थी अशोक के युद्ध और हिंसा के प्रति दुख की अभिव्यक्ति। ये दोनों चीजें हैं। प्रथम पृथक शिलालेख, या इसी को बोल सकते हैं, या कलिंग प्रथम पृथक शिलालेख। ऐसा इसलिए कि प्रथम पृथक शिलालेख जो है ये 2 स्थानों में है। कहाँ है?
धौली और जोगढ़, जो दोनों ही स्थान उड़ीसा में, उसी को कलिंग लिखा गया है। इसलिए ऐसा ये भी बोला जा सकता है कलिंग पृथक शिलालेख, यानी कि अशोक ने घोषणा की सभी प्रजा मेरे संतान है। यह भी प्रथम शिलालेख में मिलता है। पृथक शिलालेख में अशोक के युद्ध और हिंसा के प्रति दुख की अभिव्यक्ति भी इसी शिलालेख में हमको मिलती है। और एक चीज सम्राट अशोक ने घोषणा की कि किसी भी समय, चाहे मैं भोजन करता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, अंतःपुर में रहूं, जहां कहीं भी रहूं, मेरे महामात्र सार्वजनिक कार्य के लिए मुझसे मिल सकते हैं। यह घोषणा उन्होंने छठे शिलालेख में की है। किसी भी समय, चाहे मैं भोजन करता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, अंतःशाला में रहूं, हर समय मेरे महामात्र मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह घोषणा उन्होंने की है छठे शिलालेख में। छठे शिलालेख में किसी भी समय, चाहे मैं भोजन करता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, अंतःशाला में रहूं, हर समय मेरे महामात्र मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने घोषणा छठे शिलालेख में की है। मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना माना गया है स्तंभ को। स्तंभ को मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना माना गया है। सबसे लंबा शिलालेख कौन है? ये 7वां है। चलिए, ये कुछ थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। और हम लोग अब आगे देखेंगे लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख, वैसे तो इसकी संख्या भी बहुत है, लेकिन अधिकांश जगहों में इसे 5 माना गया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उस 5 के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये कौन कौन से हैं पांचों और किस किस जगह पे हैं। बस यही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है और कुछ नहीं होता। तो पहला हम लोग देखते हैं, ये है सांची। और ये सांची लघु स्तंभ लेख ये कहाँ है? ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। और दूसरा सारनाथ, ये सारनाथ है वाराणसी, ये यूपी में है। तीसरा कौशाम्बी इलाहाबाद, ये भी यूपी में है। चौथा है रुमिनदेई और यह नेपाल में है।
और पांचवा है निगलिवा, निगलिवा, ये भी नेपाल में है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है कि ये कहाँ पे पूछ देता है कि ये सांची का, जैसे सांची का स्तूप हम लोग मध्य प्रदेश में पढ़े हैं, तो बस वहीं है के आसपास है। सांची का लघु स्तंभ राजसैन एमपी में पड़ता है। और इसमें एक चीज़ जानना है कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है संघ भेद के विषय में चर्चा, इसमें है संघ भेद की चर्चा। और ये कौशाम्बी का जो अभिलेख है, इसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। क्यों? रानी का अभिलेख क्योंकि इसमें अशोक की दूसरी पत्नी कारुआकी के द्वारा किए गए दान का वर्णन है। अशोक की दूसरी पत्नी कारुआकी के द्वारा किए गए दान का वर्णन है। अशोक की दूसरी पत्नी कारुआकी के द्वारा किए गए दान का वर्णन है, इसलिए इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुमिनदेई जो अभिलेख है, इसके विषय में ये है कि ये सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा स्तंभ लेख, यानी जितना भी लेख है उसमें से सबसे छोटा ये रुमिनदेई है। और इसमें वर्णन है भू राजस्व दर में कमी करने का। भू राजस्व की दर में कमी का वर्णन, यानी कि यह किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यही एकमात्र अभिलेख है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी भू राजस्व, जमीन का जो कर है, टैक्स है, उसमें कमी करने की घोषणा की, उसका वर्णन किया गया है। बस इसमें और ये कुछ नहीं है। अब ये निगलवा नेपाल, इसमें क्या चीज़ बताया गया है? इसमें वर्णन है कनक मुनि। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कनक मुनि किसे कहा गया है? तो बुद्ध को कनक मुनि कहा गया है। बुद्ध तो कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की जानकारी मिलती है। यानी कनक मुनि का एक स्तूप है, उसको 2 गुना किया गया था, उसी के विषय में ये जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। और लघु स्तंभ के विषय में और कुछ हमको नहीं जानना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बस यही थे। ये 5 आपको याद रखना है, किस किस जगह पर हैं उसे याद रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, यही चीज़ है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे गुहा लेख। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है अभिलेख से संबंधित वो मैं आज बता ही दूँ, चूँकि समय की बहुत कमी रहती है और रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए धैर्यपूर्वक आप इसे देखें और समझें। चलिए, गुहा लेख, बस 2 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। गुहा लेख, गुहा लेख का मतलब होता है गुफा में खुदे हुए लेख। और ये जो बनवाया था ये अशोक ने भी बनवाया था, और उसका पौत्र था दशरथ, इसने भी बनवाया था। ये अशोक का पौत्र था। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है 4-5 चीज़ वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, बस यहीं पे वीडियो समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, अशोक ने जो ये गुफा बनवाया था वो था बराबर की पहाड़ी में। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बराबर की पहाड़ी में। और दशरथ ने जो बनवाया था वो बनवाया था
नागार्जुन की पहाड़ी में, नागार्जुन की पहाड़ी में। और बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी दोनों ही आमने सामने हैं, और ये दोनों ही कहाँ पे हैं? ये दोनों ही बोध गया में हैं। दोनों ही अर्जुन की पहाड़ी, ये बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी दोनों ही बोध गया में हैं। और अशोक ने 4 गुफा का निर्माण कराया और दशरथ ने 3 गुफा का निर्माण कराया। और 4 गुफाओं का नाम है कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व, झोपड़ी और लोमस ऋषि। लेकिन लुसेंट में आपको इसकी चर्चा नहीं मिलती है। और कर्ण, इसी दोनों को, इसको अलग अलग कर दिया, कर्ण को अलग कर दिया, इसको कर्ज लिख दिया और ये चौपड़ कर दिया है। लेकिन और भी अधिक बुक को देखा जाए तो वहाँ पे आपको ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, इसकी चर्चा। लेकिन इसकी चर्चा इसलिए भी नहीं मिलती है कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ये लेख विहीन है, ये लेख विहीन है, इसलिए चर्चा इसकी हर जगह नहीं मिलती है। बाद बाकी इसकी मिलती है तो ऐसा भी देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लुसेंट ये कर्ण चौपड़ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लुसेंट में इसको अलग अलग कर दिया है, कर्ज ये चौपड़ कर दिया, सुदामा विश्व झोपड़ी ये 4 है। तो आप दोनों चीज़ समझ के रखें, जैसा क्वेश्चन में आता। ज़्यादातर तो लुसेंट के हिसाब से पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। और इसमें एक चीज़ आता है कि सबसे प्राचीन जो है ये सुदामा है, सबसे प्राचीन गुफा अगर पूछा जाए तो ये सुदामा है। उसी प्रकार नागार्जुन की पहाड़ी में भी दशरथ ने 3 गुफाएं बनाए, उनका भी नाम है, लेकिन वो अपने जानना भी जरूरी नहीं है। बस अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है रेलवे का, उसके लिए ये सफिशिएंट है। और इस तरह से ये कुल मिला के 7 गुफाएँ हो गई, 4 + 3 यानी 7 गुफा हो गया। और ये 7 गुफाओं को बोला जाता है सप्तघरवा। बस गुहा लेख के विषय में और कुछ जानना नहीं है अभी फ़िलहाल रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना है। जय गुरु, थैंक यू।